आपका कहने का मतलब ये है कि तब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब शामिल था। हाँ, शामिल था। और फिर चूँकि जब इस तरह के तमाम आर्टिस्ट्स को जब बढ़ावा मिलता है, जब उन्हें इनकरेजमेंट मिलता है, उन्हें जो है उसका इनाम इकराम मिलता है, उसका रिवॉर्ड मिलता है, जो भी वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो जाहिर है वो चीज़ें फिर फलती फूलती हैं, बढ़ती हैं, संवरती हैं, उसमें निखार आता है, उसमें जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाती हैं। तो ये जो रिफाइनमेंट आया वहाँ, और ये जो तमाम चीज़ों में एक ख़ास तरह की नफासत आई, वो इस वजह से आई कि लोग जो थे, पहली बात तो ये था कि लीजर था, हर आदमी जो है वो इत्मीनान की ज़िंदगी थी। कोई जो है वो जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की होती हैं, उसके लिए उनको किसी बहुत ख़ास जद्दोजहद की ज़रूरत नहीं थी कि रोटी कपड़ा मकान ये तमाम चीज़ों की जो फ़िक्र रहती है आजकल के दौर में हर एक को लाहक है, और जो एक लालच है कि जितना भी है वो कम है, अब और ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं था। तो जाफर भाई, वो लोग इतने नवाबी जो ठाट बाट थे उनके, तो वो आप जब कहते हैं कि उनकी रोज़ की जद्दोजहद नहीं थी, तो वो सब कहाँ से, पुश्तैनी था? नहीं, पुश्तैनी तो नहीं था। वहाँ के पूरा माहौल ही ऐसा था कि ठाट बाट ही थे उसी में? ऐसा देखिए होता है कि हर सोसाइटी में दुनिया में, कोई लखनऊ ही नहीं मखसूस है इसके लिए, दुनिया भर की कोई भी सोसाइटी आप ले लें तो वहाँ होता क्या है, देखिए कि एक तबका होता है जो कि मेहनत कश तबका होता है, और उसकी मेहनत और उसका जो प्रोड्यूस होता है, जो रिज़ल्ट होता है, और उसका जो सरप्लस होता है, उस पर बाकी सोसाइटी जीती है। और जब तक तो ज़ाहिर है उस ज़माने में कोई इससे मुख्तलिफ नहीं था, तो जो आपके जो काश्तकार थे, किसान थे, दूसरे लोग थे, वो तमाम चीज़ें, और जो आर्टिजन्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, वो तो सारे वही काम करते थे जैसे आज करते हैं, वैसे उस ज़माने में करते थे। तो उनकी जो मेहनत मशक्क़त थी उसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी थी, और जाहिर है, लेकिन ऐसा होता है कि हर दौर में वो आर्ट्स और कल्चर जो है वो उसकी ब्लॉसमिंग जो होती है, उसमें जो परवान में चढ़ती है, वो उसके लिए वो जो बेस चाहिए वो तो ज़रूरी है ना, और वो ज़माने में था और आज भी है। लेकिन खूबी ये है कि उसका इस्तेमाल अच्छा किया गया। ऐसा नहीं हुआ कि, और जगहों पर ये होता है कि एक बहुत थोड़े लोग होते हैं, 1-2% लोग सोसाइटी में होते हैं जो तमाम वेल्थ को, तमाम जो दौलत है सोसाइटी की, उसको जमा करके अपने पास रख लेते हैं, और उसका पूरा फ़ायदा खुद उठाते हैं, खुद अय्याशी में पड़े रहते हैं, खुद जो है वो तमाम उसका इस्तेमाल सही गलत करते रहते हैं, और बाकी लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ वो सब भी था मौजूद। ऐसा नहीं था कि यहाँ ऐशो इशरत की ज़िंदगी नहीं थी। जो अपर क्लासेस थे उनकी बहुत ही शान से और आराम से और ऐश से रहते थे, लेकिन खूबी ये थी लखनऊ में कि उनके पास जो कुछ भी था उसे वो शेयर भी कर रहे थे बाकी लोगों के साथ, और बहुत दिल खोल करके, दरिया दिली के साथ। ये नहीं कि अपने ही को सब कुछ बचा के रखें, अपने ही तक महदूद रखें। बहुत दरिया दिल थे, बहुत ज़्यादा जो है दिल में जो है उनके नरमी थी, उनमें दर्द था, लोगों के जो है वो दुख दर्द में शरीक थे, हमदर्दी थी। कोई भी ज़रूरतमंद होता था तो वो उनके दर्द से खाली नहीं जाता था। तो ये तमाम बातें जो थीं वो, अच्छा, लोग जो थे वो ऐसा था कि बहुत भोले लोग थे, बहुत मासूम लोग थे। आमतौर से जो मेजॉरिटी लोगों की थी, और जो शरफाज कह लीजिए उन्हें, एक तो तबका होता है 1-2% लोग होते हैं, ऊपर के 1-2% जो कि समझिए उमरा और नवाबीन और उनसे मुताल्लिक़ जो होते हैं, उनके दरबारी, उनके और लोग। उसके बाद जो है बात का तबका जो होता है, अच्छा, फिर और नीचे का जो तबका होता है मेहनत कर, जो मशक्क़त करने वाले लोग, जो रोज़ अपनी रोज़ी कमाते हैं, सुबह से शाम तक हैंड टू माउथ जिसे कहते हैं रहते हैं, तो वो भी तबका होता है, वो भी था। लेकिन उन लोगों में भी, और बीच का जो मुतवस्सित तबका हर समाज में होता है, 70-80% लोग जो है वो होते हैं, तो वो भी था। लेकिन खूबी लखनऊ की ये खूबी थी कि ये तमाम लोग जो थे, इनमें जितने में जो कुछ उनके पास था उसमें हंसी खुशी गुजर करते थे। ये खूबी थी। तो क्या चीज़ थी उनके पास? संतोष धन था। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान है। तो सुना आपने ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। तो उनके पास संतोष धन था। उनके पास जो है वो जो क्या कहना चाहिए कि इस्तिग़ना जिसे कहते हैं कि आप जो हैं वो जितना है उसमें ही
سیٹسفائڈ ہیں, اتنے میں خوش ہیں. کنٹینٹمنٹ کا لفظ میں ڈھونڈ رہا تھا. ہاں, کنٹینٹمنٹ جو تھا وہ بہت تھا. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی تھا کہ جو لوگ جو اپنے سے کمتر جو لوگ تھے, اپنے سے جو وہ تھے حاجت مند لوگ تھے, یعنی اگر ایک آدمی ہے اوسط طبقے کا بھی ہے بلکہ غریب بھی ہے, اور اگر اس سے بھی کوئی زیادہ غریب ہے تو فوراً اس کی مدد, فوراً اس کے لیے تو ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ آپس میں جیسے ہندو مسلمان یہ تمام جو طبقے تھے, دونوں خاص طبقے تو یہی بڑے تھے, اور اس کے علاوہ اور بھی. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ جب آپ یہ ان کا ذکر کیا ہے ہندو اور مسلمس کا, تو آج کل بھی کہیں نہ کہیں ایک کھچاؤ ہے جب بھی ہندو اور مسلمس کی بات آتی ہے, لیکن جب لکھنؤ کے بارے میں سنتے ہیں, اور ہماری ہندی فلموں میں بھی ایسا ہی درشایا گیا ہے اس زمانے کے لکھنؤ کا, کہ جب بھی آتا ہے تو ہندو اور مسلم فیملی جو ہے بڑے پیار سے, بڑے کہنا چاہیے ایک دم ایک ہو کر رہتے تھے. تو اس میں کوئی کیا آج کل کے لکھنؤ میں بھی وہ ہے آج کل کہ کے لکھنؤ نہیں میں ہے؟ بھی بڑی حد تک ہے وہ بات, ہاں بڑی حد تک ہے, لیکن بات ختم ہوتی جا رہی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن جس لکھنؤ کی بات ہم آپ کر رہے ہیں اس وقت 18ویں-19ویں صدی اور یہاں تک کہ 20ویں صدی سمجھ لیجیے کہ اوائل تک, یا سمجھیے مڈ 20 سینچری کی بات, تب تک ہندو مسلمان کوئی فرق ہی نہیں تھا. تو ایسا کیا تھا کہ جو ان لوگوں کو جوڑے ہوئے تھا؟ وہ سب سے بڑی بات تھی زبان, اور اس کے علاوہ دیکھیے لباس, کھان پان, پورا تمام تہذیب پوری سب کچھ جو تھا, صرف آپ کو آپ دیکھ کر کے بتانا مشکل ہوتا تھا. لباس جو ہے وہی انگرکھا, سفید رنگ کا انگرکھا, وہی جو ہے چست موہری کا پیجامہ, وہی دوپلی ٹوپی, وہی پٹے, یہ تھا ایک وضاقتہ تھی لکھنوی کی. اور ہندو ہو یا مسلمان سب کا یہی لباس, سب کی تمام جو تھے ہندو گھرانوں میں سب اردو جانتے تھے. یہاں تک کہ خاص طور سے قائس خاندان جو تھے, جو جیسے سریواستو یا سکسینہ یا اس طرح کے جو لوگ تھے, وہ تو فارسی جو ہے بہت اچھی جانتے تھے. اور پڑھنا لکھنا بولنا یہاں تک کہ جو ہے وہ بہت ہی ان کو تھی. تو اس میں اس طرح سے کوئی اچھا شعراء اسی طرح سے اردو کے کتنے ادیب اور شعراء جو ہیں وہ ہندو تھے. اب رتن ناتھ سرشار جیسا آپ کو کہاں, یا دیا شنکر نسیم, یا یہ سب لوگ جو ہیں ٹاپ رینکنگ ادیب تھے. مطلب یہ نہیں کہ سیکنڈ ریٹ تھرڈ ریٹ نہیں, ٹاپ رینکنگ ادیب میں سے تھے. جس طرح سے اور تمام, تو اس طرح سے, اور ان کا جو آپس میں ویوہار تھا, جو آپس میں ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا, آنا جانا, ایک دوسرے کے گھر آنا, ایک دوسرے کے یہاں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا, یہ سب چیزیں جو تھیں یہ بالکل نیچرل تھیں, اسپنٹینیس تھی. اس میں سوچنا نہیں پڑتا تھا, اس میں کہیں ذہن کے کسی بھی کونے میں یہ خیال نہیں آتا تھا کہ یہ شخص تو مسلمان ہے, یا یہ شخص تو ہندو ہے, یا یہ شخص تو فلاں ہے. ایسا کچھ نہیں. مطلب تو اب جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور تمام پولیٹکس کی وجہ سے, اور انگریزوں کے بہت سوچی سمجھی پالیسی کی وجہ سے, اور حالات کی وجہ سے جو ہے ان میں تھوڑی دوری آ گئی, تھوڑا سا ان میں من مٹاؤ پیدا ہو گیا, تھوڑا سا تناؤ پیدا ہو گیا, جو بہت ہی افسوسناک بات ہے. لیکن یہ جو لکھنؤ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے, یہ کیفیت جو ہے ایک دو دن نہیں رہی ہے, 10-20 سال نہیں رہی ہے, صدیوں کی بات, کم سے کم 2-2.5 صدی تک یہ لکھنؤ قائم تھا. پوری 17ویں صدی, پوری 18ویں صدی, 18ویں صدی, 19ویں صدی اور 20ویں صدی آدھی سمجھ لیجئے, 50-60s تک. میں نے جس لکھنؤ کو دیکھا ہے اپنے بچپن میں, 50s میں 60s میں, جو ہے وہ لکھنؤ بالکل سمجھیے اس کا آخری جھلک تھی, بس وہ چراغ بجھ رہا تھا. تو اس کی جو آخری جو سمجھیے جو ایک بجھنے سے پہلے جب وہ بھڑکتا ہے چراغ نا, ایک بس وہ دیکھی میں نے, ٹیل اینڈ جو ہے اس کلچر کا دیکھا میں نے. لیکن وہ بھی بہت خوبصورت تھا, جو کچھ بھی تھوڑا بہت میں نے دیکھا, جو جھلک دیکھی وہ بہت خوبصورت تھی. تو یہ تھا اس زمانے کا کلچر سمجھیے. اور سب سے بڑی بات تھی کہ لوگوں میں انسان دوستی تھی, دل جو تھے صاف تھے, کہنا چاہیے کہ ہمدردی, کسی کے دکھ درد میں شریک ہر ایک کے, اگر آپ کے اوپر کچھ پڑی ہے
बुरा वक्त पड़ा है तो मैं आपके साथ हूँ, मेरे ऊपर कोई बुरा वक्त पड़ा है तो आप मेरे साथ हैं। मुझे यकीन है कि आप जान देने को तैयार हैं मेरे लिए, मैं आपके लिए जान देने को तैयार हूँ। इंसानी हमदर्दी और एक इंसान दोस्ती, ये जो मिजाज था लखनऊ का, ये जो तहज़ीब व तमीज़ है और ये वज़ादारी है और जो ये वफ़ादारी है, वफ़ाशियारी है और पास व लिहाज है, ये सब जो हैं चीज़ें ये उसका ही एक्सप्रेशन है एक तरह से। तो अब ये समझिए आप कि जैसे कि मान लीजिए कि नौकरों चाकरों पर भी अगर कोई खफगी का इजहार है तो वो किसी को अगर गुस्सा आएगा, मामा मान लीजिए बेगम हैं घर में, उसको मामा को गुस्सा आया उन्हें, तो वो उन्हें ये नहीं कहेगी कि वो कमबख्त के लफ्ज़ से या बदबख्त के लफ्ज़ से जो है उसे मुखातिब नहीं करेंगी, बल्कि उसे कहेंगी नेकबख्त। तंजन जो है उसे नेकबख्त कहेंगी, क्योंकि कमबख्त कहना या बदबख्त कहना जो है वो अदब से गिरी हुई बात है। तो या किसी तरह किसी बुज़ुर्ग को मान लीजिए अपने किसी जो है वो मुलाजिम के ऊपर गुस्सा आ गया किसी बात पर, तो वो उसे कहेगा नमक फरामोश कहेगा उसे, ये नहीं कहेगा नमक हराम। नमक हराम का लफ्ज़ जो है वो अदब से गिरा हुआ लफ्ज़ है, अदब से बईद है बिल्कुल, और नमक हराम जो है वो सवाल ही नहीं पैदा होता कहने का। तो इस तरह की बात है। या जैसे मान लीजिए कि किन्हीं दो अफराद में किसी बात पर इत्तेफाक़ी हो गई, कोई तकरार हो गई, अब झगड़ा हो रहा है, तो अब झगड़ा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, तो उसका इजहार कुछ इस तरह से होगा, कहने के देखिए हज़रत आप जो है हद से ज़्यादा तजावुज़ कर रहे हैं, और अगर आपकी मादर गिरामी की शान में कोई गुस्ताखी हो जाए मुझसे तो आप फिर कुछ ना कहें मुझसे। तो ये है, ये जो है ये लिमिट है समझिए गुस्से की और उसके इजहार की। तो और गालम गलौज या इस तरह की कोई बात जो है वो तो उसका तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सौदा बेचने वाले लोग जो हैं वो बहुत ही मज़े की बातें होती हैं उसमें, कि क्या फल वाला जो है वो आवाज़ लगाएगा कि साहब बालूशाही का मज़ा है। अब आप जो है हलवाई तो नहीं है ना वो जो बालूशाही बेच रहा है, लेकिन अब आप जो है आपको जाके देखना पड़ेगा कि कौन सा फल बेच रहा है वो जिसकी तारीफ़ हो रही है, बालूशाही का मज़ा है। या जो है वो कहेगा कि साहब वो है आइए हज़रत दिल को तरावट पहुँचाइए, ये है कलेजे का तरावट है। तो वो जो है क्या बेच रहा है, वो तरबूज बेच रहा है, बर्फ़ की सिल पर रखी हुई सुर्ख तरबूज की काशें बिक रही हैं, और आपको मुखातिब किया जा रहा है कि आइए हज़रत आपके जिगर की तरावट का सामान मुहैया है। इस तरह की बात करेंगे। या जो है वो आवाज़ आ रही है दूसरी तरफ से कि लैला की उंगलियां और मजनू की पसलियां। तो अभी लैला की उंगलियां मजनू की पसलियां जो हैं ये बहुत ही बारीक और मुलायम किस्म की जो है वो ककड़ियों का जिक्र है जो बेची जा रही हैं, आवाज़ लगाई जा रही है आइए लैला की उंगलियां और मजनू की पसलियां लीजिए। या रात को आवाज़ आ रही है कि बादाम का मज़ा है, और बिक क्या रहा है, गर्म मूंगफलियाँ बिक रही हैं, लेकिन मजाल है कि ज़बान पर मूंगफली का लफ्ज़ आ जाए, समझ रहे हैं। तो इस तरह की बातें।